बस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है इस समय पे। तो सब लोग अपना ध्यान रखें और घर पे रह के ही पढ़ाई करेंगे। ओके बस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो पार्ट है यूनिट 4 का है, कंटामिनेटेड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द स्पॉयलेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड देयर प्रिजर्वेशन, cereals products, vegetables and fruits, fish and meat products, egg and poultry, milk and milk product, canned food। तो जो भी आपके जो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ़िश है या फिर मीट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका एग हो गया, पोल्ट्री हो गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कैन फूड हैं, ये किस तरीके से स्पॉयलेज होते हैं और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और किस प्रकार से हम फिर उन्हें रोक सकते हैं, इसके बारे में हम इस जो आपकी यूनिट टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है गर्ल्स आपका अनाज का संदूषण, मतलब स्पॉयलेज ऑफ सीरियल्स या फिर पल्सेस, जो भी कह सकते हैं आप। अनाज का मुख्यतः 2 प्रकार से संदूषण होता है। मीन्स जो आपका अनाज है वो 2 टाइप्स से ख़राब होता है। पहला संदूषण का कवक एस्टोमाइसीट एस्परजिलस फ्लेवस के कारण होता है। मतलब जो पहला जो संदूषण होता है या खराबी होती है, स्पॉयलेज होता है, वो आपके कवक के कारण होता है, जिसका नाम है एस्कोमाइटिस एस्परजिलस फ्लेवस। यह कवक एल्फा टॉक्सिन का निर्माण करता है। मतलब जो ये एक शेल है वो क्या करता है, जो कवक है वो एक अल्फा टॉक्सिन्स होते हैं, जिसका नाम है अल्फा टॉक्सिन्स, उसका निर्माण करता है। यह एक प्रकार का विष होता है। मतलब ये जो जो निर्माण करता है टॉक्सिन्स, वो क्या है, एक प्रकार का विष है, जो गेहूँ, मूंगफली, सोयाबीन तथा मक्का में एकत्र हो जाता है। बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि यह अल्फा टॉक्सिन मनुष्य के यकृत तथा आंत्र के 3 भाग कोलोन में कैंसर होने का कारण बनते हैं। मतलब बाद में जब रिसर्च हुई तो वैज्ञानिकों ने पाया कि जो टॉक्सिन्स है वो इतना इफेक्टिव होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के लिए, कि वो लिवर और आंत या फिर कोलोन वाला जो भाग होता है उसमें कैंसर बनने के कारण कर देता है। मनुष्य इस विष को अनाज से तथा उन पशुओं के मांस से ग्रहण कर लेता है जो पशु इन अनाज को खाते हैं। तो जो मनुष्य है उसके जो बॉडी में ये टॉक्सिन्स किस प्रकार जाता है, यदि वो जो टॉक्सिन्स इफेक्टेड फूड है वो अगर वो उसको खा ले, या फिर जो पशुएं हैं वो उस अनाज को खा ले, और जो फिर मनुष्य है उस पशु के जो मांस है अगर उसको खाए, तो वो जो टॉक्सिन्स है वो हमारे जो शरीर में एंटर कर जाते हैं। जब अनाज में नमी 15% से अधिक तथा तापमान 37 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है, तो यह विष निर्माण में सहायक होता है। मतलब जो अनाज होता है, अगर उसकी नमी, इतना मॉइस्चर है उस अनाज में कि 15% से जो अधिक है और तापमान आपका 37 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये जो टॉक्सिन्स है वो जो है पनपने लगते हैं और ये विष निर्माण में सहायक होते हैं। अल्फा टॉक्सिन्स भारत में एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। मतलब जो अल्फा टॉक्सिन्स है, जो हमारे जो भारत देश है, वो एक इतनी विकट स्थिति बनती जा रही है कि एक ताज़ा सर्वेक्षण के अनुसार, मतलब एक रिसर्च हुई है उसमें, जो अल्फा टॉक्सिन विषाक्त के कारण क्या हुआ था कि जो राजस्थान के बांसवाड़ा जो जगह है राजस्थान में, उसका नाम है बांसवाड़ा, वहाँ पे जो है आपके 400 लोग जो है, और गुजरात में के पंचमहल में 100 लोगों की मृत्यु इसी कारण से हो गई थी। तो ये इतना इफेक्टिव है कि लोगों की ये जान भी ले सकता है। फिर आपका सुरक्षा उपाय, मतलब इसे सेफ्टी कैसी रखी जाए, कैसे अनाज को हम अपने बचा सकते हैं, उसके बारे में है। अनाज को इस विष निर्माण अल्फा टॉक्सिन से रोकने के लिए महत्वपूर्ण कारक उनका सही प्रकार से रख रखाव है। मतलब जो आपका अनाज है उस जो उसका निर्माण है अल्फा टॉक्सिन्स जो है, उसको रोकने के लिए जो है महत्वपूर्ण जो सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए वो होना चाहिए रख रखाव। मतलब हम उसे अनाज को किस प्रकार रख रहे हैं। अनाज के दाने को भली भांति सुखाना चाहिए, जिससे उनकी नमी 10% से कम ही रहे तो अच्छा है। मतलब जो अनाज है उसके दानों को इतनी अच्छी तरीके से सुखा देना चाहिए कि जो उसकी नमी है वो कितनी रहनी चाहिए अनाज में, सिर्फ 10% तक रहनी चाहिए, तो ही अनाज अच्छा है। और अगर नहीं होगी तो अनाज क्या होगा, वो संक्रमित हो जाएगा। तो उसका जो सेवन है न के बराबर ही करना चाहिए, और उसका सेवन क्या करना चाहिए, फिर बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
साथ यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात का प्रचार किया जाए कि संक्रमित अनाज मनुष्य के लिए खतरनाक है। गाँव में क्या होता है, लोग बाग इतने जो है उन्हें पता नहीं रहता है या अवगत नहीं होते हैं इन बातों से। जो काला काला आपने कभी देखा होगा अनाज होता है, जब गेहूं के अंदर एक काले बीज भी होता है अनाज का, तो वो क्या होता है, वो टॉक्सिन्स, अल्फा टॉक्सिन्स वाले बीज होते हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए। और गांव में इस चीज़ की बहुत कमी रहती है, उन्हें पता नहीं होता है। तो वो जब अनाज को साफ़ करते हैं या पिसवाने के लिए ले जाते हैं, तो वो उस जो गेहूँ ब्लैक पार्ट होता है गेहूँ वाला, वो उसको नहीं निकालते, वो उस अनाज में ही शामिल कर देते हैं। फिर है आपका इरगोट। यह दूसरे प्रकार, फर्स्ट था आपका जो कवक के द्वारा होता है अनाज का संदूषण, सेकंड है आपका इरगोट। यह दूसरे प्रकार अनाज संदूषण कवक के द्वारा प्राप्त होता है जो इरगोट का कारण बनता है। मतलब ये जो कवक है अनाज संदूषण जो है, ये क्या होता है, इरगोट जो है एक दूसरे प्रकार के संदूषण का कारण बनता है। जैसे जो अनाज होता है वो गेहूँ, बाजरा आदि अपने पुष्प अवस्था से ही इरगोट द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। मतलब जब इनका फूल तैयार होता है अनाज का, ये तभी संक्रमित हो जाते हैं। इससे संक्रमित होने पर अनाज के दानों में कालापन आ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ गेहूँ जो है काले रंग के हो जाते हैं और कुछ सही रहते हैं। जो काले हो जाते हैं तो दैट मीन्स कि वो आपके इफ़ेक्टेड हो चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, तथा दाना भी असामान्य हो जाता है। और जो नॉर्मल गेहूं का दाना होगा या किसी भी चीज़ का आपके बाजरा का दाना, वो उसके समान नहीं होगा, या तो वो छोटा होगा या बहुत सिकुड़ा हुआ होगा। इरगोट से संक्रमित अनाज का सेवन करने से इरगोटिज्म नामक रोग हो जाता है। और अगर हम इसका सेवन करेंगे इस टॉक्सिन्स वाले अनाज का, तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, इरगोटिज्म नामक रोग हो जाएगा। जिन क्षेत्रों में बाजरे का सेवन अधिक किया जाता है वहाँ समय समय पर ऐसे संक्रमण रोग देखने को मिलते हैं। मतलब जिन क्षेत्रों, मतलब जो आपके राजस्थान है उस साइड में बाजरे का सेवन सबसे अधिक किया जाता है। वहाँ लोग उसकी खिचड़ी बना के खाते हैं, रोटी बना के खाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, इसलिए ही वहाँ सबसे ज़्यादा लोग बांसवाड़ा शहर में जो है आपके इफ़ेक्टेड हुए थे। 400 लोग बहुत मायने रखते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाए। वहाँ समय समय पर ऐसे संक्रमण रोग देखने को मिलते हैं। इस संक्रमित अनाज का सेवन करने से 24 से 48 घंटे के भीतर ही उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, चक्कर आना शुरू हो जाता है, बेचैनी हो जाती है और कुछ इसी प्रकार के लक्षण और भी दिखाई पड़ते हैं। इरगोट से संक्रमित अनाज को पहचानने के लिए दानों का 20% नमक के पानी में डाल देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी संक्रमित अनाज है जो कि इरगोट से संक्रमित है या फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो चुकी है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, 20 मिनट तक नमक के पानी में भिगो देना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो संक्रमित अनाज है वो दाने आपके ऊपर तैरने शुरू कर देंगे। फिर है आपका फल और सब्जियों का संदूषण किस प्रकार होता है। फर्स्ट था आपका सीरियल्स का, ये है आपका जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनका संदूषण किस प्रकार होता है उसके बारे में। फल व सब्जियां भी सूक्ष्म जीव आपका प्रोटोजोन्स तथा अन्य कृमियों के वास स्थान का कार्य करती हैं। जो फल है उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, या फिर अन्य कृमियों होती हैं, जैसे फीता कृमि हो गया आपका। तो ये क्या है, ये फल और सब्जियों को खराब करने का कार्य करते हैं। जिन स्थान पर सब्जियों को उगाने के लिए गंदे जल का प्रयोग किया जाता है, मतलब कभी कभी ऐसे होता है बहुत से लोग सीवेज वाटर का भी उपयोग कर लेते हैं, वहाँ वो सब्जियाँ खाने से भी इस प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है। वहाँ मनुष्य को अधिक संक्रमण की संभावना रहती है। और क्या होगा, जो संक्रमण है आपका वो अधिक फैलने की संभावना रहेगी। जो सब्जियाँ सलाद के रूप में कच्ची खाई जाती हैं वह मनुष्य को अधिक संक्रमित करती हैं, इसलिए सब्जियों को कच्चा खाने से पहले भली भांति धो लेना चाहिए। और जो सब्जियां जैसे आपकी खीरा होगी, आपके फ्रूट्स में जितने भी फ्रूट्स हैं कच्चे ही खाए जाते हैं, तो उनको क्या कर लेना चाहिए, सबसे पहले अच्छे से धो लेना चाहिए रगड़ रगड़ कर, जिससे कि उससे बैक्टीरिया हट जाए। जिन सब्जियों को पकाया जाता है वह इस खतरे से बाहर होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को पकाकर खाएंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति है वो नहीं होगी, जो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है भी तो वो मर जाएंगे। फलों की रासायनिक संरचना, मतलब जो उनका कंपोजिशन होता है, इनके संदूषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो उनका केमिकल कंपोजिशन है फलों का,
तो उसको स्पॉइलेज होने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब जो फल है उसमें जल की मात्रा आपकी कितने परसेंट है, 85% होता है, क्योंकि जल की मात्रा और जो फलों का जो pH है वो कम होने के कारण जीवाणु कम ही फलों को संदूषित करते हैं। जो क्योंकि वाटर इनटेक ज़्यादा रहता है फल में और जो उसका pH है, मॉइस्चर लेवल है, वो आपका कम रहता है, इसलिए फलों में ये संदूषण कम होता है आपके कंपेयर टू आपकी जो वेजिटेबल्स हैं उनसे। फलों का संदूषण मुख्यतः कवक द्वारा ही होता है। कवकों में भी ईस्ट मुख्य फलों का संदूषण करता है। मतलब जो आपने देखा हो कभी कभी फफूंद आ जाती है फलों पर, तो वो क्या होती है, यीस्ट होती है, जिसके द्वारा जो आपके फल है, फ्रूट्स हैं, वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसके विपरीत सब्जियों का संक्रमण मुख्यतः जीवाणु द्वारा ही होता है। सब्जियों में पानी की मात्रा लगभग 90% होती है तथा इसका pH भी लगभग उदासीन होती है, जो जीवाणुओं के पोषण में सहायक होती है। इसके विपरीत अगर इसके अपोजिट देखा जाए तो सब्जियों का संक्रमण जो है मुख्यतः जो जीवाणु होते हैं उसके द्वारा, आपने देखे होंगे छोटे छोटे बहुत कीड़े हो जाते हैं, जीवाणु होते हैं। सब्जियों में पानी की मात्रा लगभग 90% होती है, अतः इसका pH भी लगभग उदासीन मतलब एक्टिव नहीं होता है, जो कि जीवाणुओं को के पोषण में सहायक होता है, जिससे कि क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसमें उत्पत्ति होती है। तो बस आज का ये वाला टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जूम मीटिंग में आपसे डिस्कस करूँगी, आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके गर्ल्स, थैंक यू, बाय।